देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों की बाढ़ से हर कोई हैरान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि अवैध अतिक्रमण हो या फिर मदरसे उन्हें हटाया जाएगा। जिसके बाद पहले उधम सिंह नगर तो अब राजधानी देहरादून में अवैध मदरसों पर बड़ा खुलासा भी हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए एक आदर्श जगह रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से देहरादून, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर से मदरसों से बच्चों के यौन शोषण की खबरें आनी शुरू हुई, उसने मदरसों को लेकर सभी के कान खड़े कर दिए। कुछ संदिग्ध इनपुट मिले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनकी जाँच के आदेश कर दिए। अब जाँच में जो सच सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। उत्तराखंड में अवैध मजारों से भी ज्यादा अवैध मदरसों की तादाद हो गई है। ऊधम सिंह नगर के बाद राजधानी देहरादून में चल रहे 93 मदरसों में से डोईवाला, देहरादून, विकास नगर तहसील में 57 मदरसे गैर पंजीकृत पाए गए हैं। इन मदरसों में 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें से 300 बच्चे दूसरे प्रदेश के भी हैं। देखिए, अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया की एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चला। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 34 अवैध मदरसे बॉर्डर एरिया, विकास नगर और सहारनपुर में चल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो भी मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, इनकी गंभीर जांच की जाएगी। मदरसों में फंडिंग कहां से आ रही है, इनके भी लिंक क्या है, मदरसा संचालकों का इतिहास क्या है, ये सभी पॉइंट जाँच के दायरे में होंगे। ये सभी चीजें जांच में आएंगी। फंडिंग कहाँ से हुई है, कहाँ से इनके लिंक हैं, कहाँ से ये आए हुए हैं, क्या इनकी पृष्ठभूमि रही है। देहरादून में हर गली नुक्कड़ पर बनी मजारों के बाद अभियान अब मदरसों तक पहुंच गया है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मजारों को पूरी तरह ध्वस्त करने के बाद अब बारी बच्चों की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल अवैध मदरसों और उनके संचालकों की है, जिनकी इन दिनों पक्की पड़ताल चल रही है। कुलदीप चौहान के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून से अगली खबर है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में 40 नाम हैं और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का भी नाम लिस्ट में शामिल है, जबकि अनिल बलूनी समेत सभी सांसद भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। नगर पालिका चुनाव में बीजेपी स्टार प्रचारकों को भी चुनावी मैदान में उतारने लगी है। चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत प्रचार के लिए पहुंचे और सबसे पहले गोपेश्वर नगर पालिका में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और जनसंपर्क किया गया। वहीं उन्होंने दावा किया कि बीजेपी प्रत्याशी संदीप रावत भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। बहुत ईमानदार नेता है। वो यहाँ पहले भी पालिका अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं और अभी मैं कह सकता हूँ कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी के साथ वो आ रखे हैं और ऐसी पार्टी के साथ आ रखे हैं जिनकी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। मैं कह सकता हूँ कि गोपेश्वर नगर पालिका में अब विकास की जो रफ्तार है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। हरिद्वार की लक्सर नगर पालिका सीट पर चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश सिंह के पक्ष में लक्सर में जनसभा की। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने नगर निकाय चुनावों को लटकाए रखा, उससे जनता में नाराजगी है। जनता भाजपा के मजबूत विकल्प के रूप में कांग्रेस को ताकत देना चाहती है। इस समय कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं। लोग ये महसूस करते हैं कि हमको एक मजबूत विकल्प भाजपा का तैयार रखना चाहिए, जो जनता के सवालों को उठा सके, जनता की आवाज को उठा सके।
फिर नगरीय व्यवस्था को एक अच्छी सुचारू व्यवस्था देने में भाजपा विफल रही। पिथौरागढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस के अंदर कई बवाल खड़े हो गए हैं। टिकट का ऐलान होने के बाद विधायक मयूख महर ने बगावत कर अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अब विधायक महर पर हमलावर है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। कांग्रेस और विवादों का वैसे तो चोली दामन का साथ है, इस चुनाव में भी ऐसा ही दिख रहा है। पहले टिकट नहीं मिलने पर जहां विधायक मयूख महर ने मोनिका महर को निर्दलीय मैदान में उतर डाला और पार्टी से बगावत कर दी, तो वहीं अब टिकट की दावेदार रही भावना नगर कोटी ने विधायक मयूख महर पर मारपीट का आरोप जड़ दिया है। भावना का आरोप है कि दौला में प्रचार के दौरान विधायक ने उनके पति के साथ मारपीट की है। भावना के आरोप पर सोशल मीडिया भी पटा है। आलम यह है कि कोई भावना के पक्ष में है तो कोई उनके आरोपों को झूठा करार दे रहा है। तो विधायक जी को भी वहाँ पर गुस्सा आया जरूर है, उनका हाथ उठा है, लेकिन कोई ऐसी शारीरिक घाव या शारीरिक तौर पर कोई भी घाव या निशान नहीं हुआ। सिर्फ एक थप्पड़ के तौर पर एक हाथ उठा था, जिस पर मुझे काफ़ी पीड़ा हुई कि इतने साल विधायक जी की हमने सेवा की। और विधायक पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए सोशल मीडिया में उनकी पत्नी भी कूदी। यही नहीं, विधायक की माने तो राजनीतिक लाभ के लिए भावना की भावना से खेला जा रहा है। इस मामले को लेकर भावना या फिर उनके पति तो पुलिस में नहीं गए, लेकिन विधायक महर ने पुलिस से दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग की है। विधायक ने चेतावनी भी दी है कि अगर पुलिस सच को सामने नहीं लाती है तो वो धरना देने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनकी इमेज को खराब किया जा रहा है। तो अगर हमने उन्हें मारा था तो भूपेश नगर कोटी जी को कहीं न कहीं पे चोट आई होंगी, घाव हुए होंगे, खून बहा होगा, तो उनको अस्पताल में जाकर उनका मेडिकल करना था, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी थी और पुलिस कार्रवाई करनी थी। न उनका मेडिकल हुआ, न पुलिस कार्रवाई हुई, न एफआईआर हुआ। निकाय चुनाव में पिथौरागढ़ में कई ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। दोनों दलों में मची बगावत के बाद मारपीट के आरोप से उठा सियासी तूफान कब और कहां कैसे थमेगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े नेताओं की गलतियां तो माफ हो जाती हैं, तो छोटे नेता नाप लिए जाते हैं। निकाय चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बगावत करने वाले बड़े नेता और यहां तक कि विधायक भी बेपरवाह घूम रहे हैं। छोटे नेताओं पर एक्शन हो रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस में बड़े नेता भले कितनी बड़ी गलती कर दें, कांग्रेस का हाईकमान कार्रवाई से कतराता है और छोटे कार्यकर्ता को बलि का बकरा बना दिया जाता है। कुछ यही काम निकाय चुनाव में हो रहा है। ऋषिकेश में कांग्रेस ने 3 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बागी होकर चुनाव लड़ रहे दिनेश मास्टर, सुधीर राय और महेंद्र सिंह को अनुशासनहीनता पर 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसी तरह देहरादून में होटल में हुए विवाद पर महानगर कांग्रेस ने 3 कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया। वहीं पार्टी छोड़ने के बाद पिथौरागढ़ के मसले पर मथुरा दत्त जोशी को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। लेकिन हैरानी देखिए, कांग्रेस के खिलाफ खुली बगावत करने वाले पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर और रुड़की से जशपाल राणा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मयूख महर तो बाकायदा निर्दलीय का प्रचार अभियान भी खुद चला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के मुताबिक कार्रवाई सब पर होगी, बड़े नेताओं पर फैसला हाईकमान लेगा। वहीं 48 साल तक कांग्रेस में रहे मथुरा दत्त जोशी के मुताबिक कांग्रेस में बड़े मगरमच्छों का कुछ नहीं बिगड़ता। जो जिला स्तर से जिन पर कार्रवाई हो सकती है वो जिला स्तर से उन पर कार्रवाई हुई है। जो पीसीसी के मेंबर्स हैं उनको हम कार्रवाई कर रहे हैं और 1-2 लोग ऐसे हैं जो एआईसीसी से संबंधित हैं, उनको एआईसीसी को लिखा गया है। एआईसीसी से जल्दी ही उस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। ये कांग्रेस है और बदली भी कांग्रेस है। ये राहुल गांधी और खड़गे की कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस नहीं है कि कुछ भी कर लो और सहन कर लें, क्योंकि इस समय कैडर का सवाल है और कैडर कांग्रेस का मजबूत हुआ है। रूप से छोटे नेताओं के लिए ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्रवाई करती है। जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े नेता हैं, जो ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, जो उनकी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, उनको पोषित करने का काम कर रही है पार्टी। अच्छी बात है, वो तो उनकी पार्टी है, उनको मुबारक है, वो किस पर कार्रवाई करे न करे। कांग्रेस में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मसला रहा हो या फिर अब निकाय चुनाव में विधायक की बगावत का, बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने में कांग्रेस का हाईकमान दम नहीं दिखा पाता और हर बार छोटे नेताओं पर कार्रवाई करके पार्टी इतिश्री कर देती है।
दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। हरिद्वार में उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन ने जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मैदान में खिलाड़ियों के साथ कबड्डी में हाथ आजमाया और राष्ट्रीय खेलों के कैंप में तैयारी कर रहे खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना गर्व का विषय है। सरकार के साथ साथ पूरा उत्तराखंड यहां पर आने वाले खिलाड़ियों के भव्य स्वागत के लिए तैयार है। सभी इस खिलाड़ियों को कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और देवभूमि आने पर सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे यहाँ इस बार हो रहा है। ये हमारे लिए, सबके लिए, पूरे राज्यवासियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है और राज्य भर के लोग आने वाले खिलाड़ियों का सभी स्वागत करेंगे। पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक हमारे लिए बहुत बड़ा आयोजन है, इसको हम बहुत भव्य बनाएंगे। गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बजट में उत्तराखंड और खासतौर पर गढ़वाल के लिए क्या किया जा सकता है, इसे लेकर बातचीत की गई। साथ ही इस पर भी चर्चा हुई कि पहाड़ों में पलायन को रोकने और इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए क्या प्रावधान हो सकता है। साथ ही अनिल बलूनी ने अपनी गढ़वाल लोकसभा में कुछ जगहों पर बैंक शाखाओं को जल्द खोलने का निवेदन किया ताकि बैंकिंग सुविधाएं दूरदराज तक पहुंच सके। साथ ही पौड़ी में बहुउद्देशीय प्लेनेटेरियम और माउंटेन म्यूजियम के लिए भी आर्थिक निधि देने की मांग की। वित्त मंत्री ने अनिल बलूनी से सारे कामों पर सकारात्मक काम होने का भरोसा दिया। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को लेकर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक हुई। पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति की पहली बैठक में कानून मंत्रालय द्वारा जेपीसी सदस्यों को दोनों प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों से अवगत कराया गया। बैठक में जेपीसी सदस्य और बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन की इस पहली मीटिंग में सभी सदस्यों ने कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति जताई। अगले सत्र में इसका प्रस्ताव दिया जाएगा। समिति को बजट सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के रोड सेफ्टी अभियान की शुरुआत हरिद्वार से हुई। सड़क हादसों को कम करने के लिए और लोगों को सड़क नियमों से जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान स्टूडेंट्स को जानकारी दी गई और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में जो जानकारी है वो देना और किस तरीके से रोड सेफ्टी पर क्या हम लोगों को मेजर्स लेने चाहिए उसकी एक जानकारी देने का, साथ में एक डेमो भी देने का इनके द्वारा प्रयास किया गया, जो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जिस प्रकार से एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से एक्सीडेंट्स पर रोकथाम की आवश्यकता है, इसकी जो जरूरत है वो सभी समझते हैं। यहाँ पर अंदर हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया, हमें इसमें ड्राइविंग के बारे में बताया। मतलब हम देखते हैं कि सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर का होता है, लेकिन अंदर सारे कंट्रोल जब हमारे हाथ में थे तो पता लगा कि और भी काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ड्राइविंग के टाइम पे। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मानस खंड के तहत जागेश्वर धाम का विकास हो रहा है। मास्टर प्लान के तहत पहले फेज में लाइटनिंग का काम किया गया, जो कि अब आखिरी फेज में है और जल्द ही विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम नए रंग रूप में आपको नजर आएगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुमाऊं के धार्मिक पर्यटन में जागेश्वर धाम प्रमुख मंदिर है, जहां साल भर लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। धामी सरकार जागेश्वर धाम का विकास मास्टर प्लान के तहत कर रही है, जिसमें पहले चरण में लाइटिंग का काम किया जा रहा है, जो आखिरी दौर में है, जिससे स्थानीय लोग भी खुश हैं कि जागेश्वर आने वाले पर्यटकों को मंदिर की खूबसूरती रात को भी दिखेगी। लाइटिंग का काम आपका पूरा हो चुका है पूरे मंदिरों में, जिसमें शाम को आरती के बाद लगभग 1 घंटा लाइटिंग करी जाती है पूरे मंदिर में। तो मंदिर में है जो लोग घूमने आते हैं, शाम को आरती देखते हैं, पूरा अच्छे से घूम पाते हैं। लाइट की उससे पूरा अच्छी सुविधाएं मिलती है उनको और मंदिर दिखने में काफी सुंदर लगता है उसको। उससे
वहीं मंदिर समिति भी मंदिर में हो रहे कार्यों से उत्साहित है कि तेजी से निर्माण कार्य हो रहा है, जिससे धाम में आने वाले पर्यटकों को सारी सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। मास्टर प्लान के तहत ये पहले चरण में ये लाइट इल्यूमिनेशन, ये लाइटिंग का काम जो चल रहा है, ये लगभग अब पूरा होने को है। शायद एक महीने के बाद या 1-1.5 महीने के अंतर से ये लाइटें पूरा जलने लग जाएंगी और पहला फेज का काम अभी भी जारी है। जागेश्वर धाम में पीएम मोदी के आने के बाद से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां सिर्फ गर्मियों और सावन के महीने में ही जागेश्वर में पर्यटक भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन पर्यटकों के साल भर आने के बाद से सरकार भी व्यवस्थाएं बेहतर करने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड से बाघ नहीं, अब हाथी भी यूपी, हिमाचल और हरियाणा की सैर सपाटे पर निकल रखे हैं। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व से निकला हाथियों का एक झुंड इन दिनों हरियाणा के कलेश्वर नेशनल पार्क में घूम रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। राजाजी नेशनल पार्क से निकला हाथियों का एक झुंड हिमाचल से होते हुए हरियाणा के कलेश्वर नेशनल पार्क के जंगलों में डेरा डाले हुए है। कुछ हाथी हिमाचल के पांवटा साहिब के जंगलों में घूम रहे हैं। हाथियों का ये पारंपरिक कॉरिडोर रहा है, लेकिन सड़क बनने और दूसरी वजहों से दशकों से यहाँ पर हाथी समेत वन्य जीवों का मूवमेंट नहीं हो रहा था। इस बीच राजाजी टाइगर रिजर्व और यूपी के शिवालिक के जंगलों से होकर गुजरने वाले दिल्ली देहरादून हाईवे पर गणेशपुर में कॉरिडोर तैयार हो जाने से अब हाथी आसानी से एक जंगल से दूसरे जंगल में आ जा पा रहे हैं। देहरादून गणेशपुर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, तो अब सारे जो वाहन हैं, जो भी सारा ट्रैफिक है, वो हाईवे एलिवेटेड कॉरिडोर से गुजरेगा। 13.5 किलोमीटर्स का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि ये कॉरिडोर चालू करने में बहुत उसका अहम योगदान है और ये एक अहम उपलब्धि हम कहेंगे, जिससे कि हमारा कॉरिडोर चालू हो गया है। लेकिन हरियाणा और हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने चैलेंज भी खड़ा हो गया है। दोनों ही प्रदेशों में हाथियों की मौजूदगी ना के बराबर होने की वजह से वन कर्मियों के पास हाथियों को हैंडल करने का अनुभव नहीं है। करीब 3 साल पहले जब हाथियों का एक झुंड हिमाचल पहुंचा था, तो उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देनी पड़ी थी। उनके लिए एक नई जिम्मेदारी है और राजाजी टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उन लोगों ने पहले भी सहयोग मांगा है और हमारे यहाँ की टीम 3 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश गई थी। वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने ट्रेनिंग भी दी, बेसिक ट्रेनिंग भी दी। बहरहाल राजाजी टाइगर रिजर्व में हरिद्वार देहरादून हाईवे पर मोतीचूर और दिल्ली देहरादून हाईवे पर मोहंड में बना अंडरपास वन्य जीवों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इससे जहां राजाजी पार्क के अंदर ही वन्य जीवों की आवाजाही शुरू हो गई है, वहीं राजाजी से लेकर यूपी, हिमाचल और हरियाणा तक का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी एक्टिव हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।